हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 24 जुलाई 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 26 जुलाई 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, ऐसे आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक हो और एक परिमाप का मान उसके क्षेत्रफल के मान के 1/3 के बराबर हो। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए आप आयत बना सकते हैं इस तरह से। इसके चौड़ाई को अगर हम लोग x मान लें तो लंबाई कितना होगा, x+5, क्योंकि ये चौड़ाई से 5 अधिक है तो ये x+5 हो गया। अब निकालेंगे इसका परिमाप। तो परिमाप क्या होता है आयत का, 2 × l+b, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा जोड़ के, x+x 2x प्लस का 5। ठीक है, अब ये जो है बराबर है किसके बराबर है, क्षेत्रफल के 1/3 के बराबर है। अब यहाँ से अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी x × x+5। ये क्षेत्रफल है, लेकिन इसका 1/3 के बराबर है तो इसको आप आगे 1/3 से गुना कर दीजिए। अब ये बराबर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे। 3 को इस तरफ लाइए, 3 दूना 6, 6 दूना 12 x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 दूना 6 पंचे 30 हो जाएगा, बराबर इधर x² और प्लस का 5x। अब यहाँ पर इन दोनों को इस तरफ ले जाइए तो बनेगा x², 5x में 12x घट जाएगा तो माइनस का 7x बचेगा, और ये 30 प्लस में इस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो इसको दो पार्ट में इस तरह से ब्रेक करना है, ताकि गुना करने के बाद माइनस का 30 और जोड़ने या घटाने के बाद माइनस का 7x हो। तो आप कहेंगे 3 और माइनस का 10 होना चाहिए। 3 में 10 घटाएंगे तो -7 आएगा, 3 गुना -10 करेंगे तो माइनस का 30 आएगा। लेकिन ये आंसर नहीं होता, एक्स का मान क्या होगा, इसका अपोजिट, यानी ये 3 माइनस में आ जाएगा और ये 10 जो है प्लस में आ जाएगा। तो माइनस वाला को इग्नोर कर दीजिए, ये जो प्लस में आया है 10, यही हो गया एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, परिमाप। परिमाप निकालना, तो ये था परिमाप, इसमें आप x का डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। 2 इंटू कितना हो जाएगा, x का 10 निकला तो 10 दूना 20 5 25, यानी 25 दूना 50 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य का 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए जो है ये 1/3 काम को 5 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 3 गुना 5 दिन में, यानी कि 15 दिन में। उसी तरह से बी, देखिए 2/5 भाग 10 दिन में करता है, तो पूरा काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 10, और ये 2/5 को उल्टा दीजिए, यानी कि 5/2 कर दीजिए। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 5 गुना 5 25 दिन में करेंगे बी। ठीक है, टोटल वर्क दोनों का एलसीएम 75 मान लेते हैं। 15 से 5 बार में जाएगा, 25 से 3 बार में जाएगा। अब दोनों को एक साथ करना है, टोटल वर्क है 75, तो 75 को डिवाइड कर देंगे दोनों का टोटल इफिशिएंसी 5 + 3 8 से। ठीक है, तो 8 9 72, 3 75, तो 9 सही 3/8 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 2 है और उनका गुणनफल 120 है तो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्या का गुणनफल को एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होते हैं। ठीक है, तो संख्याओं का गुणनफल 120 दिया है, उनमें एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 60। ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, एक वृत्त पर ए बी और सी तीन बिंदु इस प्रकार स्थित है कि जीवाओं ए बी और ए सी द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित कोण क्रमशः 90 डिग्री और 110 डिग्री है, और कोण बी ए सी ये बड़ा है कोण बी ए ओ से। ठीक है, तो कोण बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए इसको, मान लीजिए कि ये जो है एक वृत्त है, इसमें ये इसका केंद्र है ओ। अब यहाँ पर तीन बिंदु है, क्या सब, ए बी सी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, इस तरह से है। इसमें क्या कह रहा है कि ए बी और ए सी द्वारा केंद्र पर 90 और 110 का कोण बनता है। तो ए से बी है, ये ए है। ठीक है, तो ए से बी को मिलाएंगे, ये जीवा हो गया ए बी। उसी तरह से ए से इसको मिला दीजिए सी को, ये हो गया ए सी। तो ए बी के द्वारा जो केंद्र पर ये कोण बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, ये कह रहा है 90 डिग्री। और ए सी द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 110 डिग्री का। तो पूछ रहा है कौन, बी ए सी, ये वाला कौन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये 90 डिग्री है तो बाकी दो कोण कितना हो जाएगा, 45 45, क्योंकि ये त्रिज्या है, सब ये त्रिज्या बराबर है।
तो बाकी बचा कौन 90 डिग्री, जिसको दो भाग में बांट देंगे तो पहला हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45। उसी तरह से यहाँ पर 110 डिग्री का ये कोण है, तो बाकी दो कोणों का योग कितना बचा, 180 में 110 घटाएंगे तो 70 डिग्री, उसको दो बराबर भाग में बांटेंगे क्योंकि भुजा यहाँ पर बराबर है। तो आएगा कितना 35 डिग्री और 35 डिग्री। तो इसका मान पूछ रहा है ये बड़ा वाला कोण, तो ये दोनों का योगफल कर दीजिए, यानी 45 प्लस 35 कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 मिनट में धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में तय की हुई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए धारा की दिशा में अगर वो चलेगा तो उसका चाल क्या होगा, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, यानी कि 30 प्लस से 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर धारा के विपरीत दिशा में वो चलेगा तो कितना चाल हो जाएगा, 30 माइनस 6, यानी कि ये हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ 5 मिनट का दूरी पूछ रहा है, तो 36 के स्पीड से 5 मिनट का दूरी निकालने के लिए आपको 5/60 से गुना करना होगा, क्योंकि ये मिनट में दे रखा है, उसको घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे। तो ये गया चाल गुना समय, जो कि हो जाएगा दूरी। तो 12 से 3 बार में कट रहा है, 12 से 5 बार में, 5 5 कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया धारा की दिशा में। अब विपरीत दिशा में, ये विपरीत का चाल है कितना 24, और टाइम है हमारे पास 5 मिनट, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए। 12 से 2 बार में, 12 से 5 बार में, फिर से 5 5 कट जाएगा, 2 किलोमीटर इसका जो है दूरी आया। तो धारा की दिशा में 3 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर ये चल पाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते, 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको इसका क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो 4200 को कैसे तोड़ सकते हैं, 42 गुना 100 में। ठीक है, और 42 को आप तोड़ दीजिए कैसे, 2 तिया 6 सते 42। उसके बाद 100 को आप किस तरह से जोड़ेंगे, 4 गुना 25, 4 को आप 2 गुना 2 बोल सकते हैं, उसके बाद 25 को 5 गुना 5। अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, 2 कितना है 3 बार है, तो 2 की पावर 3 हो गया, 3 एक बार है 3 की पावर 1 गुना 5 2 बार है 5 की पावर 2 गुना 7 एक बार है तो 7 की पावर 1। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पावर में एक एक बढ़ा के गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 3 है यहाँ 4 हो जाएगा, 1 है यहाँ 2 हो जाएगा, 2 है यहाँ 3 हो जाएगा, 1 है यहाँ 2 हो जाएगा, कुल मिला के 4 दूना 8 24 दूना 48 गुणनखंड इसके हैं। ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, एक आदमी 600 मीटर लंबी गली को 24 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, 24 मिनट में वो कितना मीटर जाता है, 600 मीटर। ठीक है, अब किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो हम लोग 1 घंटा में इसका दूरी निकाल लेते हैं। 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट, ये 24 मिनट में इतना, तो 60 मिनट में कितना। अब देख सकते हैं इधर से भी, नहीं तो इधर से देखिए, 24 का कितना गुना है, ये 2.5 गुना है, 2.5 गुना। अब दूरी को भी इतना गुना कर दीजिए, 2.5 गुना, तो ये हो जाएगा कितना, 1500 मीटर। ठीक है, तो ये 1500 मीटर आया, किलोमीटर में आंसर दे रखा है, तो इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.5 किलोमीटर। ठीक है, और ये 1 घंटा में चल रहा है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में आप लिख सकते हैं इस तरह से। ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, यदि ये दे रखा है तो एन का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह में आप डायरेक्ट 3 + 8 11 आंसर लगाएंगे, और बनाना है आपको तो समझिए, ये कम्बिनेशन फार्मूला है। क्या होता है, अगर NC3 को खोलें तो n फैक्टोरियल नीचे बनेगा 3 का फैक्टोरियल इंटू n-3। ठीक है, n-3 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से यहाँ पर खोल दीजिए, n का फैक्टोरियल ऊपर बनेगा, नीचे बन जाएगा 8 का फैक्टोरियल, उसके बाद गुना n-8 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखना आपको ऑप्शन कि यहाँ पर n का कौन सा वैल्यू पे दोनों बराबर हो जाएगा, n फैक्टोरियल है ये। अगर यहाँ पर 11 ले पहला ऑप्शन, तो 11-3 8 का फैक्टोरियल यहाँ से मिलेगा ये कोष्टक से, और यहाँ से 11-8 3 का फैक्टोरियल यहाँ से मिलेगा। आप देख सकते हैं 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहाँ भी 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बराबर हो गया। इसका मतलब n का जो वैल्यू है वो क्या है, 11 है। इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते, 10 के 0.9% का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, 0.9% निकालना, तो 0.9/100 करेंगे। अब यहाँ से पॉइंट हटा के 0 दे दीजिए, एक 0 काट दीजिए, 9/100 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 10,000 मीटर स्क्वायर है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। देखिए इस मैदान का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर जो है कितना है 10,000। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। यहाँ से अगर ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 10,000 का वर्गमूल जो कि हो जाएगा 100। अब यहाँ पर कह रहा है कि वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है।
तो अगर भुजा ये है तो विकर्ण कितना होगा √2a, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं 100√2। ये हो गया। ये भुजा वाला होगा, ये जिसके बारे में ये बात कर रहा है कि जिसका परिमाप ये पूछ रहा है, तो इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप कितना हो जाएगा 4 × a, 4a निकालना, तो 4 × a कितना है 400, 100√2 गुना करेंगे तो 400√2 जो है इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, यदि tan थीटा माइनस का 4/3 है तो sin थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है। tan मतलब क्या P/B। h निकालना है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ sin थीटा का वैल्यू निकालना, तो sin होता है क्या P/H। P है कितना हमारे पास, देखिए यहाँ 4, और h कितना है यहाँ पर निकाला है 5। ठीक है, लेकिन आपको देखना है नेगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से समझिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर टेन थीटा की बात करें तो ये फर्स्ट और थर्ड, यानी इस तरह से ये जो है टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होता है। बाकी दूसरा और चौथा क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में है, इसका मतलब टेन थीटा कहाँ पर है, दूसरा में है या नहीं तो चौथा में है। ठीक है, अब यहाँ पर पहला और तीसरा में तो नहीं आ सकता है, तो उसी तरह से साइन का भी हम लोग वैल्यू देंगे। साइन थीटा का अगर देखें दूसरा में तो ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइन का जो है इस तरह से ग्राफ बनता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों में नेगेटिव होता है। अगर दूसरा में है साइन थीटा तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगा। ठीक है, अगर टेन थीटा चौथा में है तो साइन थीटा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि साइन जो है चौथा में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू नेगेटिव में भी आएगा। यानी कि इसका दोनों आंसर पॉसिबल है, 4/5 प्लस में और 4/5 माइनस में। तो ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। राहुल 101 से कम प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या में से 5 घटाता है। राहुल द्वारा इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 101 से कम जितने भी वर्ग संख्या हैं उनका योग अगर लिखे तो हम लोग क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसी तरह से ये जाएगा, लास्ट में आ जाएगा प्लस का 10 स्क्वायर, क्योंकि 101 से पहले है क्या 100 जो कि है 10 का स्क्वायर। अब ये हो गया लगातार, मतलब 10 ये 100 तक जितने भी वर्ग संख्या है उसका योगफल। अब उनमें से क्या करता, प्रत्येक में 5 घटाता, तो टोटल हम लोग यहाँ देख रहे हैं 1 से 10 तक 10 नंबर है ऐसे, इनका स्क्वायर हो रहा है। तो 5 घटेगा प्रत्येक में, तो कितने 5 घटेंगे 10 बार घटेंगे, तो 10 बचे 50 इसमें माइनस कर दीजिए। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लगातार वर्ग संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं n/n+1 इंटू 2n प्लस का 1/6। तो n हमारा हो जाएगा 10, यानी 10 गुना 10 प्लस 1 11 गुना 21, और नीचे 6 आएगा और माइनस का 50 हो जाएगा। 3 से 2 बार में कटेगा, 3 से 7 बार में, 2 से 5 बार में, तो 5 से 35 गुना 11 कितना हो जाएगा 385, उसमें माइनस करेंगे 50, कुल मिला के आपको मिलेगा कितना 335। ठीक है, ये योगफल हुआ। अब इसका औसत पूछ रहा है, तो 10 नंबर है तो आगे इसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका मिलेगा 33.5। ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा। आगे बढ़ते, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब अनुपात 12/17 के दोनों पदों से घटाया जाता है तो प्राप्त अनुपात 11/20 से कम होता है। ठीक है, आप इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। क्या है पहला रेशियो 12/17, यानी 12/17 इसको बोल सकते हैं। इसमें मान लीजिए कोई नंबर हम लोग x घटा रहे हैं, जिसके कारण ये इसका वैल्यू कितना से कम है 11/20 से कम है। ठीक है, तो ये लेस देन है 11/20। अब यहाँ x का वैल्यू आप ऑप्शन से रखिए, अगर 6 रखें इसमें तो 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 12 में से 6 घट गया तो 6। उसी तरह 17 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11। ये लेस देन होना चाहिए किससे 11/20 से। तो इसको हम लोग चेक करेंगे, तो आप यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, 20 छः के 120 हो रहा है। उसी तरह से यहाँ 11 गुना 11 121 हो रहा है। तो 120 जो है 121 से कम है, कम है, सही बात है। ये इसका मतलब ये जो x का वैल्यू है वो क्या होगा 6 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शन लगाएंगे। आगे बढ़ते, 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष थी। सी के उनके साथ शामिल होने पर उनकी वर्तमान औसत आयु 42 वर्ष हो जाती है। सी की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, 3 वर्ष पहले ए और बी का औसत आयु कितना था 28, तो अभी वर्तमान में ए प्लस बी का औसत आयु कितना होगा 28 दूना 56 प्लस ये 3 वर्ष पहले का हो गया 56 साल, क्योंकि 2 लोग हैं 2 से गुना कर दिए, लेकिन वर्तमान आने के लिए दोनों में 3 जोड़ना पड़ेगा, तो कुल मिला के 6 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 56 प्लस 6 कितना हो जाएगा 62, यानी ए प्लस बी का वर्तमान उम्र का योग कितना है 62 है। अब उसके साथ सी शामिल हो गया तो कितने लोग हो गए 3,
ए प्लस बी प्लस सी अगर हम लोग निकालें यानी तीनों का योगफल, तो तीनों का औसत दे रखा है 42, तो 42 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 126। अब इसमें सी का पूछ रहा तो सी का निकालने के लिए आप ए बी सी में ए प्लस बी का घटा दीजिए, तो ये कितना घटेगा 6 में से 2 घटा 4 इधर 6, यानी कि 64 वर्ष जो है सी का आयु निकला। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते, यदि ये सब दे रखा है तो इसका मान पूछ रहा है, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, अगर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर दें तो आंसर तक पहुँच जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये होगा एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर। उसी तरह से वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर बट्टा सी का स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है 2 इंटू ए बी मतलब इन दोनों को गुना करिए, तो एक्स गुना वाई एक्स वाई, और नीचे हो जाएगा ए गुना बी ए बी। उसी तरह फिर वाई जेड और बी सी हो जाएगा, उसके बाद जेड एक्स और नीचे हो जाएगा सी ए। राइट साइड क्या होगा √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए इसका वैल्यू तो निकालना ही है, इसको छोड़ते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो एलसीएम यहाँ पर ए बी सी आ रहा है, ए बी सी, ठीक है, 2 इंटू कोष्टक के अंदर का वैल्यू है ये। ए बी सी में ए बी से डिवाइड करेंगे तो सी आएगा, जिस सी को इसमें गुना करेंगे तो एक्स वाई सी बनेगा। उसी तरह से यहाँ पर बी सी से डिवाइड करेंगे ए बचेगा, इसको आप वाई जेड ए लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सी ए कट जाएगा बी बचेगा, यानी कि जेड एक्स बी बराबर हो जाएगा कितना √3 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू है, अब इसको पकड़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको ले आइए यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। तो एलसीएम अगर लें तो क्या आएगा यहाँ पर एक्स वाई जेड, और ऊपर एक्स से डिवाइड करेंगे इसमें एक्स वाई जेड में तो वाई जेड बचेगा, वाई जेड को ए से गुना करेंगे तो कितना आएगा वाई जेड ए। उसी तरह से फिर वाई से डिवाइड करेंगे तो एक्स जेड बचेगा, फिर बी से गुना होगा तो हो जाएगा एक्स जेड बी, फिर जेड से इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई बचेगा, गुना करेंगे सी से तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स वाई सी, और बराबर 0 है। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे, 0 में गुना हो जाएगा तो वाई जेड ए प्लस एक्स जेड बी प्लस एक्स वाई सी बराबर कितना हो जाएगा 0। ये वैल्यू 0 है। अगर इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर दें ऊपर में, ठीक है, देखिए सेम वैल्यू एक्स वाई सी वाई जेड ए के बाद जेड एक्स बी ये 0 है। अगर इसको 0 रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू जो है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू हमें निकालना था और ये 0 हो चुका है, राइट साइड 3 है, इसका मतलब इसका वैल्यू भी क्या होगा 3 ही होगा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है 3। आगे बढ़ता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज की कितने % वार्षिक दर से 1250 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1250 है, उसके बाद ये कितना हो रहा है 1488.77 3 वर्ष में, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटा के आप यहाँ पर 2 जीरो लगा दीजिए, ये रेशियो है 3 साल का। हमें चाहिए 1 साल का, क्योंकि हमें निकालना है दर। तो 1 साल का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा इसका घनमूल लेना होगा। तो इसका अगर घनमूल हम लोग ले लें तो क्या हो जाएगा, देखिए 125 का घनमूल कितना 5, और लास्ट में 3 जीरो है तो घनमूल में 1 जीरो आ जाएगा, 50 हो गया। अब बात रहा इसका, इसका देखिए इकाई क्या है 7 है, तो 3 का अगर आप क्यूब करेंगे तो इकाई का आपको 7 मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप वैसे अंदाज से भी 53 यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो देखिए 1488.77 लास्ट में देखिए इकाई अंक 3 वाला ऐसा मतलब नंबर जिसका क्यूब करने पर इकाई अंक 7 आ जाए तो आप कहेंगे 3 है ऐसा। उसके बाद 148 से जस्ट छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है 125, तो उसका घनमूल कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से 53 जो है आप इसका घनमूल निकाल के लिखेंगे। यहाँ रेट निकालना है, अब दोनों तरफ 2 से गुना कर दिए तो 100 आएगा, इधर इधर 106 आएगा, यानी कि 100 का 106 हो रहा है, तो 6% यहाँ पर इसको ब्याज मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना तो 576 का वर्गमूल 24 होता है, तो 625 का 25 होता है, तो 24/25 आपको डिवाइड करना है। तो आप क्या करिए ऊपर 4 से और नीचे भी 4 से गुना करके नीचे 100 बना लीजिए, ऊपर हो जाएगा 96 नीचे 100। अब इससे इसको डिवाइड करना बिल्कुल आसान है, 0.96 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित का मान निकालना तो कोष्टक के अंदर यहाँ का वैल्यू कितना होगा -7, गुना करेंगे तो 7 दूना 14 प्लस में आएगा, 3 + 14 कितना हो जाएगा 17, और आगे गुना 6 करेंगे तो 17 6 के 102 माइनस में आया, ठीक है।
9 में 102 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 93 माइनस में, ठीक है। 5 गुना माइनस का 93 करेंगे तो कितना होगा, 9 पचे 45 यानी 450 और 15 465 माइनस में आएगा। ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, इसका 1.5% इनमें से किसके बराबर है, तो सिंपल सा देखिए 36 का अगर 1% निकालिएगा तो 0.36 आएगा, फिर आधा परसेंट इसका आधा हो जाएगा यानी कि 0.18 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए 0.54 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको समझिए। ये मान लीजिए हमारा समकोण त्रिभुज है, इसमें यह है 7 और ये समकोण है और ये 24 है। तो ये जो तीसरी भुजा है कर्ण, ये कितना हो जाएगा, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। और ये परिवृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज में ये जो कर्ण होता है ये क्या होता है, ये परिवृत्त का व्यास होता है। तो परिवृत्त का जो त्रिज्या हो जाएगा यानी कि कैपिटल आर, वो कितना हो जाएगा 25/2। डिवाइड करेंगे तो 12.5 आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। और अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो है लंब और आधार दोनों को जोड़िए यानी कि 7 + 24, उसमें माइनस करिए कर्ण यानी कि 25 और इसको 2 से डिवाइड करिए। ये हो जाएगा आपको अंतःवृत्त का त्रिज्या। आगे बढ़ते, यदि 50 का 40% बराबर है 80 का x% तो x का मान निकालिए। ठीक है, देखिए यहाँ नंबर में 40 है, 40 और इस तरफ है 80, तो इधर 2 गुना हो गया। तो x का वैल्यू 50 का कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए, क्योंकि 40 का 2 गुना यहाँ है तो 50 का आधा गुना यानी 25 देंगे, तब जाके दोनों तरफ का गुणनफल। यहाँ देखिए आप 25 गुना 8, यहाँ भी 25 अट्ठे कितना 200 पर 1 0 2000 हुआ, इधर भी 50 गुना 40 2000 बराबर है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट देख करके आंसर लगा सकते हैं, नहीं तो आपको निकालना है तो आप लिख करके इस तरह से निकाल सकते हैं। 80 का x%, तो परसेंट तो कटना ही है, 40 से 2 बार में कटेंगे, 2 से ये 25 बार में। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली दो आसन भुजाओं की लंबाई क्रमशः 8 15 है। इनके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 8 15 और 17 का क्या होता है, ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ऑप्शन नंबर 4 में 17, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, ऐसे गैर समरूप न्यून कोणीय त्रिभुजों समद्विबाहु त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका एक कोण दूसरे कोण का 4 गुना है। ठीक है, देखिए इसको समझिए। एक त्रिभुज है इस तरह से, कोई समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें क्या करें कि एक कोण दूसरे कोण का 4 गुना है। अगर ये कोण हम लोग थीटा मान लें और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजा मान लेते हैं बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये तीसरी कोण इसका 4 गुना, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है 4 गुना है, तो ये हो जाएगा 4 थीटा। और दूसरा केस भी बन सकता है इसमें, इस तरह से कोई त्रिभुज है, अगर हम लोग ये दोनों भुजा को फिर से बराबर माने और ये कोण को थीटा मान लें, तो ये दूसरा कोण कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना यानी 4 थीटा, और ये भी हो जाएगा 4 थीटा। ठीक है, ये भी केस बन सकता है, ये भी, दोनों। अब यहाँ पर बात है न्यून कोणीय, तो देख लेंगे निकाल के किसका एंगल न्यून कोण में आ रहा है। अगर इसको देखें तो जोड़ के कितना हो रहा है, 4 2 6 थीटा, और बराबर कर देंगे 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो कटाएंगे इसको, 30 आएगा थीटा का वैल्यू। तो 30 आया तो पहला कोण कितना हो गया, 30 चौके 120, 120 डिग्री हो गया, अधिक कोण हो गया, इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आएंगे, इसको भी चेक कर सकते हैं आप, 4 4 8 1 9 थीटा बन रहा है, बराबर 180 करिए, 9 से घटाएंगे 20 बार में, तो ये हो गया 20 डिग्री का, ये हो गया 20 चौके 80 डिग्री का, और ये भी हो गया 80 डिग्री का। अब देख रहे हैं कि इनके सभी कोण न्यून कोण है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 3 में है, एक त्रिभुज ऐसे पॉसिबल है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते, इसका HCF निकालना, तो फ्रैक्शन में HCF निकालने के लिए ऊपर वाला का HCF कितना हो जाएगा 2, और नीचे वाला का LCM जो कि हो जाएगा 210, हटा देंगे इसको एक बार में 105। ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित का मान निकालना। ठीक है, देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले आप पॉइंट देख लीजिए, 2 2 3 5 अंक, और इधर हो रहा है 4 अंक, यानी कि ऊपर बन रहा 5 अंक के पहले दशमलव, नीचे 4 अंक के पहले, तो भागफल जो होगा उसमें 1 अंक के पहले पॉइंट लगेगा। तो आप पॉइंट यहाँ पर छोड़ के नंबर लिखिए, 99 गुना 999, और नीचे बन रहा है 9999। ठीक है, ये भाग में तो उसको नीचे दे दिए, 99 से ये कट जाएगा एक बार में, उसके बाद नहीं लगेगा, जीरो देंगे, फिर एक बार में 101 से इसको डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पर कहीं पर डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा नंबर है। वैसे तो 9 बार में ये 909 जा रहा है, बच रहा है कितना 90, पॉइंट देंगे तो जीरो आएगा, 900 हुआ, ये 8 बार में जाएगा 808। ठीक है, तो ये कितना बच गया, ये बच गया 92।
92 बचा, 0 आएगा, 920 फिर से ये 9 बार में जा रहा है। तो ये आप इस तरह से देख रहे हैं कि ये 9 आ रहा, 8 आ रहा, 9 आ रहा, फिर से ये 8 आएगा। तो आप यहाँ पर जो भागफल आपको मिलेगा कितना मिलेगा, 9.89 के अप्रॉक्स में, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि एक अंक पहले दशमलव यहाँ पर भागफल में लगाना। तो ये दशमलव यहाँ पर आया है यहाँ भाग देने के बाद, और एक अंक फिर खिसकाएंगे पीछे तो ये बन जाएगा कितना, 0.989, जिसको आप बोल सकते हो 0.99। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 में आंसर हो जाएगा। आगे बोलते, यदि x का 15%, y का 25% और z का 50% बराबर है तो x y z का अनुपात निकालना। देखिए परसेंटेज तो कटना ही है सब में, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 दिया, 5 से 5 बार में, 5 से 10 बार में। तो यहाँ से x y और z का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, देखिए x का 3, तो x का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो x का काउंट नहीं करेंगे, बाकी y और z का गुना करिए तो 5 दही कितना आ जाएगा, 50। अब y का निकालना है तो y का काउंट नहीं करेंगे, z और x का लेंगे तो 10 दिया 30। उसी तरह से z का निकाल रहे हैं तो z का काउंट नहीं करेंगे, बाकी दोनों का 3 पचे 15। अब यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 5 से कट रहा है तीनों, 5 दही 50, 5 छः के 30, 5 दिया 15। तो 10:6:3 ऑप्शन नंबर 2 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को हल करना। तो देखिए टेन 73 है, कॉट 17 है, तो टेन 73 को आप पूरक में बदल के क्या लिख सकते हैं, कॉट 17 डिग्री, और नीचे तो कॉट 17 है ही, तो ऊपर नीचे कट के आंसर क्या आ जाएगा, एक, ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, अनुपमा ने एक पुस्तक 10% लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 20 रुपया ज़्यादा मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए लाभ में कितना बड़ा है परसेंटेज, 10% हो रहा था, अब हो रहा है 15, तो 5% यहाँ पर वृद्धि हुआ है, जबकि रुपया यहाँ पर कितना ज़्यादा हो गया, 20 रुपया, तो 5% 20 रुपया के बराबर है। हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है, 4 गुना, इधर भी 4 गुना करेंगे तो 400 रुपया आपको आंसर प्राप्त होगा। आगे बढ़ते, यदि ए बी के इतना परसेंट और बी सी की इस तरह से दिया है, ए अनुपात डी पूछ रहा है, ये थोड़ा लेंदी सवाल है, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। देखिए कह रहा है ए जो है वो बी का कितना है, 75%, ठीक है। तो आप ए बट्टा बी यहाँ पर निकाल सकते हैं, कितना ये हो जाएगा 7.5, नीचे 100, पॉइंट के लिए यहाँ 0 दे दीजिए, 25 से 3 बार में, 25 से ये 40 बार में, तो ए बी का क्या रेशियो आ गया, 3 और 4, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए बी सी के इतना परसेंट है, तो बी बराबर सी का 1.5%, ठीक है। आप यहाँ से बी और सी का क्या रेशियो निकालेंगे, पॉइंट के लिए यहाँ 0 दे दीजिए, 5 से 3 बार में, 5 से ये 20 बार में, नहीं 5 से ये कितना 20 और ये 200 बार में, तो 3/200 यहाँ पर रेशियो आ गया इसका। अब यहाँ देखिए डी सी के इतना परसेंट के बराबर है, तो यहाँ पर डी जो है वो सी का 5% यानी 5/100 के बराबर है। तो यहाँ से सी बटा डी कितना आ जाएगा, देखिए 5 से 1 बार में, 5 से 20 बार में, तो डी को इस तरफ ले जाएंगे और 20 को इस तरफ, तो ये हो जाएगा 20/1, ये रेशियो है सबका दिया हुआ। हमें निकालना है ए डी। देखिए ए बी बी सी सी डी ये रेशियो दिया रहता है, तो हम लोग सबको गुना करने के बाद जो आंसर आता है वही ए डी आता है, तो हम लोग भी गुना कर देंगे। क्या समझ लीजिए, ए बी गुना बी सी गुना सी डी, और इसका वैल्यू भी कर दीजिए, 3/40 गुना यह है 3/200, और गुना ये कितना 1/20, ये है कितना 20/1, ये 20 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा। अब यहाँ बी बी कट जाएगा, सी सी कट जाएगा, ए और डी का अनुपात आ रहा है, यहाँ पर कटाइए, ये 20 से 2 बार में, अब नहीं कटेगा, 3 तिया 9 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 गुना 200, ये हो जाएगा 400, तो 9:400 इस सवाल का आंसर होने का। आगे बढ़ते, इसको हल करना है तो ये वैल्यू कितना होगा, -5 -3, ये हो गया -8, आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का 8 जोड़ना है 1/4 में, तो ये कितना होगा, 8 चौक 32 से 33/4, ठीक है, यानी कि 3/4 में माइनस करना है 33/4, और बाहर में है 1/2, तो 1/2 तो रहेगा ही, यहाँ देखिए 4 4 बराबर है, तो 3 में 33 घटा दीजिए, कितना बन जाएगा -30, और नीचे 4, तो कुल मिला के 2 से कटाएंगे इसको 15 बार में, तो 15/4 को बोल सकते हैं 3 सही 3/4, और ये वैल्यू माइनस में, तो माइनस में आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे बढ़ते, इसमें दिए गए सभी वर्षों को संयुक्त करके गणना करने पर महिला पर्यवेक्षकों और महिला प्रबंधकों की संख्या का अनुपात
क्या है, ठीक है। तो महिला पर्यवेक्षक देखना है, पर्यवेक्षक यहाँ पर है महिला का, और महिला प्रबंधक यहाँ पर है, इन सबको जोड़ना है। पर्यवेक्षक को पहले अगर जोड़ें तो कितना आएगा, 5 3 8 4 12 3 15 3 18, 180 हुआ, 180 10 90 और 10 यानी कि 200 हो गया। और उसके बाद प्रबंधक को जोड़ना है, महिला प्रबंधक यहाँ पर है, 1 2 3 2 5 2 7 2 9 90 और इधर 10 यानी कि 100 हो जाएगा। हटाएंगे 0 0, 2 अनुपात 1 इसका आंसर बने। आगे बढ़ते, वर्ष 2016 से 18 के मध्य कर्मचारियों की कुल संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 16 और 18, 16 में अगर देखें तो जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, 8 2 10 6 16 1 17 3 20 बचा 2 2 5 7 4 11 3 14 3 17 2 19 1 20 बचा 2 2 1 3 2 5 500 हुआ। अब 18 को जोड़ लेते हैं, 6 9 15 8 23 24 26 4 30 बचा 3 3 2 5 2 7 3 10 3 13 4 17 3 20 बचा 2 2 4 2 6, ठीक है। तो 500 से 600 हो गया, तो 100 का वृद्धि है इसके ऊपर, 500 के ऊपर, तो ये कितना परसेंट होगा, 0 0 काट देंगे तो 1/5 कितना होता है, 20%। आराम से ऑप्शन नंबर 3 लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इन 2 वर्षों में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक थी, ठीक है। ये 2015 का अगर देखें, महिला तो 18 है और यहाँ पुरुष 17 है, तो महिला यहाँ ज़्यादा है। और इसमें अगर देखें तो महिला इसमें भी ज़्यादा है, लेकिन इसमें देखें तो ये महिला जो है बहुत कम है, यहाँ 234 पुरुष है जबकि महिला 121 है। अगर इन दोनों में देखें तो बहुत कम का अंतर है, जबकि यहाँ भारी अंतर है महिला में। इसका मतलब यहाँ से जो है महिला की संख्या गिरा हुआ है। तो 2015 में जो है महिला कम है पुरुष की अपेक्षा, तो 2015 वाला आंसर हम लोग नहीं लगाएंगे, 2 ऑप्शन हटा दीजिए। 17 और 19 देखेंगे, 17 में देखिए यहाँ पर दोनों बराबर हैं, इसमें देखें तो महिला जो है अधिक है, कितना अधिक है, यहाँ पर अगर देखें तो 17 अधिक है, ठीक है। और यहाँ अगर देखें तो यहाँ भी महिला अधिक है, कितना अधिक है, 6 अधिक है। तो यहाँ पर 6 अधिक है, यहाँ पर 17, कुल मिला के 23 अधिक है महिला, और यहाँ तो बराबर है ही। तो कहने का मतलब 2017 में जो है महिला पुरुष से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है 17, ठीक है। तो 17 वाला आंसर लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में 17 नहीं है। अगर दोनों में 17 रहता तो आपको 19 भी चेक करना पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कर्मचारियों की कुल संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसके लिए आपको जोड़ना पड़ेगा सबको, 2015 का जोड़ें तो कितना हो जाएगा, हम जोड़ के रखें, आपको लिख देते हैं। यह है 450, 2016 का है 500, और 2017 का है कितना, 573, और 2018 का है आपको 600, और 2019 का है 635। अब यहाँ देखना है 15 से 16 कितना का वृद्धि है, 50 का वृद्धि, किसके ऊपर, 450 के ऊपर। तो कटाएंगे इसको एक बार में, ये 9 1/9 11% के करीब जो है आ रहा है। यहाँ पर देखें तो 73 का वृद्धि है, किसके ऊपर, 500 के ऊपर। ये कितना है, गुना 100% अगर आप करेंगे तो 0 0 कटेगा, 5 से 14.6% जो इसका आ रहा है। यहाँ अगर देखें तो ये घट गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो 35 का वृद्धि है, किसके ऊपर, 600 के ऊपर। तो 600 गुना 100% आप करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, और 6 पंचे 30, अगर 6 से 6 बार में भी लगा दे तो 6% के अप्रोक्स ये आ रहा है। तो मैक्सिमम यहाँ पर वृद्धि है, ठीक है। तो 2017 का है ये, 2017 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।